नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का देवभूमि के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भारी बारिश को देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि सचिव आपदा प्रबंधन को सीएम पुष्कर सिंह धामी का आदेश, जहां अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को तैयारियों के साथ रहने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रदेशवासी और पर्यटकों से भी अपील की जा रही है अनावश्यक यात्रा से बचने की। तो बड़ी खबर, जहां राज्य में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सभी जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रदेशवासी और पर्यटकों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी रखी गई हैं। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारी गणों के साथ आपात स्थिति अगर आती है तो किस तरह की उनकी तैयारी है इसका ब्यौरा ले रहे हैं, समीक्षा लगातार कर रहे हैं। और सीएम धामी की तरफ से खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि अधिकारी गणों के साथ क्या कुछ वार्ता हुई है, किस तरह से बकायदा रूपरेखा तैयार की गई है अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि अभी पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल पाई है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है और लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। और एकमात्र वजह यही कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से लगातार पर्यटकों और जो उत्तराखंड के वासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनसे अपील की जा रही है अनावश्यक यात्रा से बचने की। ये पोस्ट सीएम धामी का, जहां प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए आज प्रातः सचिव आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सभी जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने की बात कही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए आदेश दे दिया गया है। साथ ही सभी प्रदेशवासी और पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए हर विशेष सावधानी बरती जाए, अनावश्यक यात्रा से बचे और अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा की जाए। साथ ही नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए। स्मिता मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्मिता, चूंकि देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूरी राज्य की जो तमाम कैबिनेट है वो लगातार इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है लगातार बारिश की वजह से, तो निश्चित तौर पर धरातल पर सर्वोच्च प्राथमिकता जो आम जनमानस है उनको सुरक्षित बचाया जा सके। फिलहाल क्या कोई रूपरेखा या विशेष गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है? में एक बार फिर से मौसम जो है वो लगातार बदलता जा रहा है। कभी धूप होती है, कभी तेज मानसून होता है और इसी को लेकर जो है मौसम विभाग लगातार इस पर अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है। जिसके बाद आज सुबह अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपना संज्ञान लिया और उन्होंने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर भेजा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 2 दिनों के लिए जो है प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी। जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। गैर संस्थान जो है सरकारी संस्थान उन्हें बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका साफ कहना है कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए यहाँ आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि उन्होंने तमाम जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे वो हम आपदा विभाग की बात कर ले, एनडीआरएफ की बात कर ले, एसडीआरएफ की बात कर ले, नगर निगम की बात कर ले, स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले या हम स्थानीय पुलिस की बात कर ले, सभी को उन्होंने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है कि मानसून की को देखते हुए और उसके रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रदेश में किसी को भी अपना जिला छोड़ने की इजाजत नहीं है। साथ ही सभी लोग जो है वो 24 घंटे तैनात रहेंगे। इस पर बारीकी से जो है नजर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति होती है बारिश के कारण जहां पर आपदा आती है या लैंडस्लाइड होता है तो वहां पर तुरंत जो है उस समस्या का समाधान किया जाए और कोशिश ये की जाए कि जनहानि किसी भी प्रकार की ना हो।
ये पहली गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि मौसम को देखते हुए जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। साथ ही सभी जो विभाग हैं वो अलर्ट मोड पे रहेंगे 24 घंटे, किसी को भी छुट्टी की परमिशन नहीं है। सभी लोग जो है सचेत रहेंगे और पल पल पर जो है इसकी निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। हर पल जो है जो फोन लाइन्स है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उन्हें जारी किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। जो जिले के डीएम है वो जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। वो खुद जो है जमीनी स्तर पर अपनी चीजें देख रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो वो उस समस्या का समाधान कर सके। तो ऐसी तमाम चीजें जो है वो जारी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से तो अपील की है कि मौसम को देखते हुए ही आप घरों से बाहर निकले। जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, जो चारधाम यात्रा के श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, वो पहले एक बार मौसम का अलर्ट देखें, उसके बाद ही वो अपनी यात्रा शुरू करें। क्योंकि इस वक्त मौसम सही नहीं चल रहा है, तो 2 दिन हो सके तो अपनी यात्रा को स्थगित करें, उसके बाद जो है वो निकले ताकि वो सुरक्षित रहें। और सरकार की यही प्राथमिकता है, जिसमें सहयोग की अपील उन्होंने स्थानीय और यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से की है। जी ऋतु, देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया स्मिता आपका। अब बात अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में राज्य के समग्र विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुलाकात की है। इस दौरान संगठन और प्रदेश से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां 2 दिग्गजों की मुलाकात होती हुई नजर आई, जहां पर सिद्धार्थ अग्रवाल जो कि देहरादून महानगर के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही खजान दास यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पहुंचे और शिष्टाचार भेंट की है। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन प्रदेश के विकास और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी यहां पर मंथन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की है। अब इस दौरान संगठन और प्रदेश से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर बातचीत इन तमाम दिग्गजों के बीच होती हुई नजर आई। साथ ही देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज हो चुकी है। बड़ी खबर, आज दिल्ली में होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक, जहां चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बैठक लेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहेंगे। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी इस बैठक के माध्यम से, क्योंकि आपको बता दें कि संगठन के साथ साथ सत्ता को मजबूत करने का प्रयास है। और एक तरफ पुष्कर सिंह धामी लगातार जिले दर जिले दौरा करते हुए अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अब बारी संगठन की है, जिसके चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उसमें कैसे अपनी पैठ को मजबूत किया जा सकता है, सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच, प्रदेशवासियों के बीच और घर घर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। सरकार की जो तमाम उपलब्धि रही है वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, तो तमाम चीजें ऐसी हैं, मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर मंथन किया जाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था और इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये पक्ष का बार फिर से चेहरा है, वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम
नई योजनाएं प्रारंभ हों, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका यह आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी, उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लगकर के काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो, जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है, एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार या कोठेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने
बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा से बजट पारित होने के उपरांत विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के उपरांत फिर इस बजट को हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उस तबके तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है, जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर के 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया और उन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अनुदेशकों को प्रदेश में 9,000 मिलता था, उन्हें 17,000 रुपए उनका मानदेय किया और उन्हें कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, इनके मानदेय को इनको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य तमाम तबके के लिए बेहतरीन स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आए थे और इन सब के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित होने वाले उन सभी महापुरुषों के लिए, जिनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं। इन सभी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं। इन सब के बारे में भी हम लोगों ने इस बजट में चूंकि प्रावधान किया है 407 करोड़ रुपए उनकी मूर्तियों पे छाजन लगाने और सुरक्षित पार्क के लिए, बाउंड्री वाल के लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में थी, वह न पास हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, लगातार व्यवधान पैदा करने का लगातार प्रयास किया। लेकिन इनके व्यवधान के बावजूद सप्लीमेंट्री डिमांड्स विधानसभा से पारित हुई है। विधानमंडल से पारित होने के उपरांत ये सभी कार्य तय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं को, सभी महापुरुषों को भी सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो शर्मनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 9-9.25 वर्ष के अंदर जिस प्रतिबद्धता के साथ समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ यह अभियान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदित्यनाथ जिंदाबाद।
और देखिए सीएमयू की आदत रात को आप सुन रहे थे, जहां विपक्षी पार्टी पर उन्होंने यहां पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और इसके साथ ही कहा कि विपक्षी पार्टी नहीं चाहती फिलहाल समाजवादी पार्टी की सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की एक बार फिर से, जहां राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्रदेश ने तय समय से पहले ये लक्ष्य हासिल किया है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए इसे प्रदेश की सामूहिक प्रतिबद्धता, बेहतर नेतृत्व और जन भागीदारी का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखंड ने वयस्क साक्षरता दर 98% से अधिक दर्ज कर राष्ट्रीय मानक 95% को भी पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि में शिक्षा विभाग, शिक्षक और स्वयं सेवकों और प्रदेशवासियों का अहम योगदान रहा। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही उत्तराखंड के राजस्व, पुलिस और भूलेख सर्वेक्षण संस्थान अल्मोड़ा का अब सुदृढ़ीकरण होने जा रहा है और इसके साथ ही आधुनिकीकरण करने की योजना है। जहां राजस्व परिषद देहरादून में सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्थान को आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि संस्थान नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी लेखपाल जैसे अधिकारी और इसके साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहां आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की जाए। बैठक में आधुनिक भू सर्वेक्षण तकनीक, डीजीपीएस रोवर, ईटीएस उपकरण, नए सॉफ्टवेयर, जीआईएस और ई गवर्नेंस प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। साथ ही डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत बजट का समयबद्ध उपयोग, आधुनिक प्रशिक्षण लैब की स्थापना और संस्थान के भवनों, छात्रावास, प्रशिक्षण मैदान और पुस्तकालय के सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं मसूरी की, जहां नगर पालिका बोर्ड बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15% छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया। अब इसके साथ ही सरकारी आवासों पर लंबे समय से कब्जा जमाए बैठे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और बाजार दर के मुताबिक किराएनामा लागू करने का भी फैसला हुआ है। आपको बता दें कि बोर्ड ने साल 2026-27 के लिए करीब 64 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट पेश किया, जिसमें आय, व्यय और अन्य खर्चों का पूरा ब्यौरा रखा गया। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बंद पड़े बायोमीथेन प्लांट को दोबारा से शुरू करने और इसके साथ ही झड़ीपानी गौशाला परिसर में एबीसी सेंटर और डॉग शेल्टर बनाने को मंजूरी दी गई। वहीं पर्यटन सीजन में यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 35 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 3 महीने तक जारी रखने का फैसला लिया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर सुविधाओं वाला बनाने के लिए सभी प्रस्तावों को तेजी से लागू किया जाएगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।